नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अन्नू कोचिंग क्लासेज में। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास की साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ रहे हैं दोस्तों। उसमें हमने कल पढ़ा था पिछले फर्स्ट पार्ट में कि पदार्थों में परिवर्तन का एक प्रकार से होता है दोस्तों, दो प्रकार से, रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल और भौतिक परिवर्तन। दोस्तों दो परिवर्तन पढ़ ले। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि दो या दो से पदार्थ क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, हमें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं दोस्तों, कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हो, उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया। दोस्तों हम रासायनिक परिवर्तन को भी रासायनिक अभिक्रिया बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नए पदार्थ बनता है दोस्तों। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, क्या कहलाती है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते कि रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो मैं लिख देता हूं दोस्तों परिभाषा। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हो, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है प्यारे बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात रासायनिक परिवर्तन, क्या दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल समझ लो आप, छोटा सा एक जैसे एयर प्लस बी की क्रिया कर क्या बना रहे दोस्तों, ए बी बना रहे, तो ये पूरी क्या होगी, अपनी रासायनिक अभिक्रिया होगी। क्या होगी दोस्तों, ये अपनी रासायनिक अभिक्रिया होगी। क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी। ये तो क्या होगी दोस्तों, अपनी रासायनिक अभिक्रिया हो गई। हाँ तो दोस्तों अगला टॉपिक क्या है अपना, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। तो दोस्तों रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, जैसे अब मैंने बोला कि कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ये मैंने एक सेंटेंस बोल दी। इसको हम समीकरण में कैसे लिख सकते हैं कि ये तो हो गया कार्बन प्लस O2 और फिर क्या बन गया CO2। ये क्या हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया, अपनी रासायनिक अभिक्रिया हो गई। और इसी को क्या बोलेंगे दोस्तों, रासायनिक समीकरण। ये किस तरह का समीकरण है, शब्द समीकरण। कैसा है दोस्तों, शब्द समीकरण है। कैसा है, शब्द समीकरण, यानी कि शब्दों में व्यक्त कर रहे, इसलिए क्या हो रहा है दोस्तों, शब्द समीकरण। जैसे कार्बन हो गया, कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से, किससे दोस्तों, ऑक्सीजन से करा रहे, क्या बन रहा है अपना, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया, एक अपना समीकरण, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, क्या कहलाता है दोस्तों, रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो दोस्तों रासायनिक समीकरण में देखो दो चीज होते हैं। अभी मैंने एक समीकरण लिखा था कि कार्बन प्लस O2 बराबर क्या बन रहा है दोस्तों, CO2 बन रहा है। क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है। अब देखो दोस्तों ये क्या हो गया, अपने एक रासायनिक समीकरण हो गया। अब देखो इसमें LHS यानी कि लेफ्ट हैंड, जो साइड आपका बाया हाथ आता है, उस साइड क्या होते हैं, अपने अभिकारक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, अभिकारक होते हैं। क्या होते हैं, अभिकारक। और दाएं साइड राइट हैंड, जिधर आपका दाया हाथ है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों,
उत्पाद कहते हैं। कभी कभी यहाँ पे लिखा रहता है कि 200 डिग्री सेल्सियस या केल्विन, ये क्या होता है दोस्तों, अपना ताप होता है। क्या होता है, ताप होता है। एक वायुमंडल दाब भी होता है और दूसरा क्या होता है दोस्तों, उत्प्रेरक भी होता है यहाँ पे। तो दोस्तों उत्प्रेरक किसे कहते हैं कि वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग न लेकर उसको वेग को बढ़ाया घटा दे, वेग में परिवर्तन कर देता है, वो क्या कहलाता है दोस्तों, उत्प्रेरक कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्प्रेरक कहलाता है दोस्तों। ये क्या हो गया दोस्तों, अपना रासायनिक समीकरण हो गया। तो इसकी परिभाषा क्या होगी दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, रासायनिक समीकरण कहलाता है। दोस्तों इसमें क्या होता है, मैंने अभी बताया था कि इसमें बाईं तरफ मतलब LHS, बाईं तरफ में अभिकारक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, अभिकारक होते हैं। तो दोस्तों दाईं तरफ क्या हो गए, इसमें दाईं तरफ यानी कि RHS, राइट हैंड में क्या होते हैं दोस्तों, उत्पाद होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, उत्पाद होते हैं। यानी कि दोस्तों बाईं तरफ भी क्या होता है, अभिकारक, और दाईं तरफ क्या होता है दोस्तों, उत्पाद होता है। क्या होता है दोस्तों, उत्पाद होता है। रासायनिक समीकरण में दोस्तों, किसमें, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के मध्य योग यानी कि प्लस का चिन्ह लगाकर लिखा जाता है। चिन्ह लगाकर दोस्तों लिखा जाता है। इसी प्रकार क्या होता है दोस्तों, उत्पाद में, इसी प्रकार उत्पादों के मध्य योग का चिन्ह लगाकर लिख दिया जाता है दोस्तों। चिन्ह लगाकर लिखा जाता है दोस्तों। ये क्या होगा दोस्तों, अपने उत्पाद दो या एक से ज्यादा हो क्या लगा दें, उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा के लिख दिया जाता है। उत्पाद की साइड होते हैं दोस्तों दाईं तरफ और अभिकारक बाईं तरफ होते हैं दोस्तों। और दोस्तों रासायनिक समीकरण में अभिकारक व उत्पाद में परिवर्तन को तीर के निशान से व्यक्त करते हैं दोस्तों। किससे व्यक्त करते हैं, तीर के निशान। जैसे एग्जाम्पल देख ले, जैसे कार्बन प्लस O2 क्रिया कराई, ये क्या हो गया, CO2। तो दोस्तों ये तो क्या हो गया, आपका उत्पाद हो गया। क्या हो गया, उत्पाद। ये क्या हो गया, अभिकारक। क्या हो गया, अभिकारक। और ये क्या कर रहा है, उत्पाद और अभिकारक के परिवर्तन को किससे दर्शा रहे दोस्तों, तीर के निशान से। किससे दर्शा रहे दोस्तों, तीर के निशान से। तो दोस्तों रासायनिक समीकरण क्या होता है कि वे रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। क्या होता है दोस्तों, रासायनिक समीकरण होता है। रासायनिक समीकरण क्या होता है दोस्तों कि बाएं भाग में क्या होते हैं दोस्तों, अभिकारक होते हैं। क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। और दाएं भाग में क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। अभिकारकों के मध्य प्लस का चिन्ह लगाकर लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादों को भी दो संख्या ज्यादा हो जाए तो क्या लगा देते हैं, प्लस का चिन्ह लगाकर लिख दिया जाता है।
अभिकारक और उत्पाद में परिवर्तन को किस प्रकार दर्शाते हैं दोस्तों? तीर के निशान से दर्शाते। जैसे हमने एक उदाहरण देख लिया कि कार्बन प्लस और क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है। ये क्या हो गया? अभिकारक। ये क्या हो गया? उत्पाद। इन दोनों परिवर्तन किससे दर्शा रहे? हम तीर के निशान से दर्शा रहे दोस्तों। हाँ तो दोस्तों अगला टॉपिक क्या आता है अपना? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा दोस्तों। द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो हम क्या कर सकते दोस्तों, उत्पन्न कर सकते और न क्या कर सकते, नष्ट कर सकते। तो इसीलिए द्रव्यमान क्या रहता है दोस्तों? संरक्षित रहता है, यानी कि संरक्षण रहता है। ना तो द्रव्यमान में कमी होती, ना द्रव्यमान में वृद्धि होती। ये क्या है अपना द्रव्यमान संरक्षण का नियम है दोस्तों। दूसरे शब्दों में हम बोले तो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान की क्या रहता है? हमेशा बराबर रहता है, यानी कि संरक्षित रहता है। ना अभिकारक का द्रव्यमान अधिक होता, ना उत्पाद का। दोनों का क्या रहता है दोस्तों? कुल द्रव्यमान समान रहता है। ये क्या कहते, कौन बताता है दोस्तों? द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान की सदैव क्या रहता है दोस्तों? बराबर रहता है। इसलिए क्या कहलाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम है दोस्तों। तो क्या हो गया दोस्तों? रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता। क्या होता है दोस्तों द्रव्यमान संरक्षण का नियम? कि रासायनिक अभिक्रिया में जो अपना द्रव्यमान है उसको न तो हम क्या कर सकते दोस्तों? उत्पन्न कर सकते। क्या कर सकते? न तो उत्पन्न कर सकते और न ही हम द्रव्यमान क्या कर सकते हैं दोस्तों? नष्ट कर सकते हैं। ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न कर सकते, ना द्रव्यमान क्या कर सकते? नष्ट। इसका मतलब क्या रहता है? द्रव्यमान संरक्षित रहता है, यानी सुरक्षित रहता है, तो संरक्षण रहता है। क्या होता है? द्रव्यमान दोस्तों संरक्षित रहता है। ये क्या बताया दोस्तों अपने को? द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को हम न तो क्या कर सकते? उत्पन्न कर सकते और न ही क्या कर सकते? नष्ट कर सकते। ये क्या कहलाता है दोस्तों? अपना द्रव्यमान संरक्षण। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान की क्या रहता है दोस्तों? सदैव बराबर रहता है। क्या रहता है? ये बराबर रहता है, यानी कि अभिकारक कुल द्रव्यमान उत्पाद कुल द्रव्यमान क्या रहता है दोस्तों? सदैव बराबर रहता है। क्या रहता है? सदैव बराबर रहता है। जैसे एक एग्जाम्पल देख लो, अभी कर रहे थे हम कि कार्बन ऑक्सीजन क्रिया कर, क्या बन रहा था अपना? CO2 बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड। हमने मान लिया कि वैसे मान रहे कार्बन कितना होता है? 10 मान लिया, माना है, सिर्फ माना। ठीक है दोस्तों। ऑक्सीजन का माना है हमने 14। क्या हो गया? 14। तो अभी इसका टोटल का द्रव्यमान क्या हो गया? एक कार्बन है तो कुल द्रव्यमान क्या हो जाएगा इसका? कुल द्रव्यमान क्या हो जाएगा दोस्तों? कि एक कार्बन है तो 10 गुणा 1 प्लस 2 ऑक्सीजन है 2 और एक ऑक्सीजन में होता है 14। 10 से कम 10, 14 दूनी 28। कितना हो गया दोस्तों? 38 हो गया। तो इस अभिकारक का कुल द्रव्यमान कितना आ रहा है दोस्तों? 38 आ रहा है। अब हम किसका निकाले? कार्बन का। तो कार्बन कितना था? 10। कुल द्रव्यमान निकाल रहे कार्बन उत्पाद कुल द्रव्यमान। तो दोस्तों 10 गुणा 1 कार्बन परमाणु तो 1 प्लस 2 ऑक्सीजन कितना होता है दोस्तों? 2 है तो 2, 10, 14 दूनी 28। कितना हो दोस्तों? वही 38 हो गया। तो दोस्तों अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान क्या आ रहा है दोस्तों? बराबर आ रहा है। ये अपने क्या बताता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताता है कि भाई किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान की क्या रहता है? बराबर रहता है। तो ये देख लो दोस्तों बराबर। और ये क्या अपना द्रव्यमान संरक्षण का नियम है दोस्तों। दोस्तों अगला टॉपिक क्या आता है अपना? कंकाली समीकरण आता है। क्या आता है दोस्तों? कंकाली समीकरण आता है। तो दोस्तों कंकाली समीकरण क्या होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर नहीं होता।
वो कैसा समीकरण कहलाता है दोस्तों? कंकाली समीकरण कहलाता है। कैसा कहलाता है दोस्तों? कंकाली समीकरण कहलाता है। क्या कहला किसे कहते हैं? कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान, अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर नहीं होता। वो उसी समीकरण को क्या कहेंगे दोस्तों? हम कंकाली समीकरण कहेंगे। उसे हम संतुलित करेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा? संतुलित समीकरण हो जाएगा। यानी कि द्रव्यमान को हम बराबर कर देंगे, क्या हो जाएगा? वो संतुलित समीकरण हो जाएगा। वो अपना अगला टॉपिक है दोस्तों। तो कंकाली समीकरण क्या हो गया दोस्तों? किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी, या रासायनिक लिख देते, सॉरी, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर, सॉरी, वह समीकरण, इसमें थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो गया, वह समीकरण जिसमें अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर नहीं होता हो। क्या नहीं होता दोस्तों? बराबर नहीं होता हो, उसे कंकाली समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं रे? कंकाली समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कंकाली समीकरण कहते हैं। कंकाली समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे दोस्तों, मैग्नीशियम की जगह O2 से क्या बन रहा है दोस्तों? MgO बन रहा है। तो दोस्तों हमने माना कि मैग्नीशियम का द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों? 24 मान लिया। मैं क्या मान लिया? 24। ऑक्सीजन क्या मान लिया? 14 हो गया। तो अभिकारक का कुल द्रव्यमान क्या होगा दोस्तों? कुल द्रव्यमान देख लो एक बार, क्या हो जाएगा कि मैग्नीशियम एक परमाणु है तो 24 गुणा 1 प्लस ऑक्सीजन के द्रव्यमान 14, 2 परमाणु 2 से गुणा, 24 कम 24, 14 दूनी 28 दोस्तों, 8 4 12, 4 52। कितना है दोस्तों? अभिकारक का कुल द्रव्यमान 52। अब हम उत्पाद का निकालेंगे। मैग्नीशियम का है अपने पास 24, मैग्नीशियम परमाणु है 1, ऑक्सीजन का है 14, ये भी कितना है? 1, 24 एकम 24, 14 एकम 14, जोड़ो 4 4 8, 2 और 1 3। तो दोस्तों उत्पाद का कितना आ रहा था? 52 कुल द्रव्यमान, और अभिकारक का कितना आ रहा था? 52, उत्पाद कितना आ रहा है? 38। तो दोनों द्रव्यमान बराबर थोड़ी है। तो ये कैसा समीकरण हो गया दोस्तों? कंकाली समीकरण हो गया। कैसा हो गया? कंकाली। अगर ये बराबर आ जाते तो कैसा हो जाता? संतुलित समीकरण हो जाता। कैसा हो जाता दोस्तों? संतुलित समीकरण हो जाता, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों। तो ये क्या हो गया दोस्तों? आपका कंकाली समीकरण हो गया। तो दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने साथियों, दोस्तों, अड़ोसी पड़ोसी सभी को बताएं कि यूट्यूब पे फ्री ऑनलाइन क्लासेज चल रही है अनु कोचिंग क्लासेज के लिए, 10th क्लास की NCERT नए सिलेबस के अनुसार। तो दोस्तों लॉकडाउन चल रहा है, उसके हिसाब से आपको फ़ायदा उठाना चाहिए, घर पे रह के पढ़ाई करनी चाहिए दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें दोस्तों? शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी को ऑन कर ले, क्योंकि आपकी हमने जो भी नई वीडियो आपको तुरंत पता चल जाए दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको कुछ दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। ठीक है बच्चों।